दोपहर का वक्त था। घने जंगलों से एक कंवारी लड़की सारा, जो 9 महीने की गर्भवती थी, बुरी तरह से घबराई हुई जंगल में चली जा रही थी। तभी अचानक से उसके पेट में तेज दर्द उठता है। ये क्या? मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? लगता है बच्चा अब इस दुनिया में आने वाला है। फिर सारा वहीं जमीन पर बैठ जाती है और दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर में एक बहुत ही खूबसूरत बेटी का जन्म होता है। मेरी बेटी तो इस दुनिया में आ गई, पर मैं इस बच्ची को अपना नहीं सकती। अगर इस बच्ची को अपने साथ ले गई तो गांव वाले, समाज वाले, कोई भी मुझे नहीं अपनाएगा, और ना ही मैं इस बच्ची के साथ अपना पूरा जीवन बदनाम बिता सकती हूँ। मुझे इसे त्याग नहीं होगा, क्योंकि मैं बिन शादी की माँ बनी हूँ, और ये बात मुझे सबसे छुपा के रखना होगा। फिर सारा उस मासूम सी चंदा को उठाती है और चलते चलते एक गुफा के पास पहुँच जाती है। हाँ, बस यही एक रास्ता है। फिर सारा उस मासूम चंदा को गुफा में रख देती है। माफ कर देना मेरी बेटी, पर मैं तुम्हें अपना नहीं सकती, क्योंकि तुम एक नाजायज औलाद हो, और ऐसी औलाद को न ही दुनिया अपनाती है और न ही मैं इस बदनामी के साथ जी सकती हूँ। फिर सारा गुफा का दरवाजा बंद करती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। जैसे ही सारा घर पहुँचती है, तभी उसके पिता माधव वहाँ पर आ जाते हैं। क्या बेटी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? पूरे 3 महीने के बाद आई हो। तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम कहीं गई थी? हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। पिताजी, वो क्या है ना कि मैं आपको बताने ही वाली थी, पर मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी और वहाँ से आते वक्त मैं रास्ता भटक गई, इसलिए जंगल में ही एक बूढ़ी अम्मा के पास रहने लगी थी। और आज कई दिनों के सफर के बाद जैसे ही मैं अपने गांव की सीमा में आई, तो मुझे याद आ गया कि हमारा गांव यही है। चलो अच्छा है, तुम तो जानती हो 3 महीने पहले मैंने तुम्हारी शादी हर्ष के साथ तय कर दी थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने ये रिश्ता रोक के रखा है। अब जाओ और शादी की तैयारी करो। कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है। जी पिताजी, ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। फिर सारा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसी गुफा के सामने से 2 गांव वाले गुजरते हैं और उन्हें चंदा के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये गुफा से बच्ची की रोने की आवाज कैसे आ सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई नवजात बच्चा रो रहा हो। अरे सच में, कहीं ये गुफा शापित तो नहीं है? सुना है ऐसी गुफाओं में भूत रहते हैं, और कहीं हम लोगों को पकड़ लिया तो? मैं खामखा मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं, ये किसी बच्चे के रोने की आवाज है। चल कर देखते हैं। मुझे नहीं जाना। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा। अरे, कहीं सच में भूत निकल आया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर दोनों डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं और उस मासूम चंदा को गुफा में वहीं रोते हुए छोड़ जाते हैं। इधर अगली सुबह सारा की शादी की धूमधाम से तैयारियां होती हैं और उसकी शादी हर्ष के साथ हो जाती है, जिसके बाद वो हर्ष के साथ अपने ससुराल चली जाती है। और अगली सुबह होते ही मासूम चंदा गुफा में लगातार रो रही होती है। तभी वहाँ से राजा गुजरते हैं और चंदा के रोने की आवाज सुन लेते हैं। अरे, इस गुफा से बच्चे की रोने की आवाज कैसे आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर महाराज गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ वो मासूम सी चंदा जमीन पर पड़ी होती है। उसके शरीर पर चींटियां लगी होती हैं और वो रो रो कर अधमरी हो चुकी होती है। अरे, कौन पत्थर दिल माँ है जो अपनी इस मासूम बच्ची को यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ गई? मुझे इसे बचाना ही होगा, और मैं ये भी पता करूंगा कि आखिर किसने अपने बच्चे के साथ इतना बुरा क्रूर व्यवहार किया है। फिर महाराज उस मासूम चंदा को उठाकर अपने राजमहल में ले आते हैं। महाराज, ये क्या? आप ये बच्चे को कहाँ से लेकर आए हैं? मंत्री जी, इस बच्ची को किसी ने गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया था। जल्दी से वैद्य को बुलाइए, इसका इलाज जरूरी है। ये बच्ची मरने वाली है। महाराज, मैं अभी वैद्य को लेकर आता हूँ। कुछ देर में ही मंत्री दौड़ता हुआ वैद्य जी को लेकर आता है, और जैसे ही वैद्य जी उस मासूम चंदा की जांच करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। क्या हो गया वैद्य जी? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ये बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? महाराज, इस बच्ची की हालत बहुत खराब है। ये लगभग 2 दिन से गुफा में पड़ी हुई थी। ये मरने वाली है। इसे बचाना नामुमकिन है। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इस बच्ची की माँ को ढूंढना ही होगा, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को बिना माँ के हम नहीं बचा सकते। इसने रो रो कर अपनी सारी ताकत खत्म कर दी है। इस बच्ची की माँ?
पर हम इसकी माँ को कैसे तलाश करेंगे? वैद्य जी, ऐसी मासूम सी बच्ची की कोई पहचान है जो इसकी माँ से मिलती जुलती हो? हाँ महाराज, इसकी पीठ पर मैंने एक अजीब सा निशान देखा है। एक बहुत बड़ा काले घेरे जैसा निशान है। ये निशान बिल्कुल माँ की पहचान होता है। यानी इस बच्ची की पीठ पर जैसा निशान है वैसा ही निशान इसकी माँ की पीठ पर भी होना चाहिए, क्योंकि वर्षों से मैं देखता आया हूँ कि ये निशान सिर्फ माँ बेटी की पीठ पर ही होता है। यही इस बच्ची की पहचान है। ठीक है, आपने मुझे पहचान बता दी है तो मैं इसे जरूर ढूंढ कर रहूंगा। तब तक आप कम से कम बच्ची का इलाज कीजिए। उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप जल्दी से जल्दी इसकी माँ को भी ढूंढ लीजिए। इतना कहकर राजा महेंद्र सिंह वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मंत्री उसके पास आ जाते हैं। महाराज चलिए हम गांव की तरफ तलाश करते हैं। इस बच्ची की माँ जरूर हमारे गांव में से ही कोई होगी। मंत्री जी, तुम ठीक कहते हो। कोई माँ अपनी बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती है? अगर वो मुझे मिल गई ना तो मैं उसे कतई माफ नहीं करूंगा। फिर राजा और मंत्री दोनों परेशान होकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। राजा गांव पहुंचकर मुखिया के पास जाते हैं। महाराज, मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? मुखिया, गांव में कोई ऐसी लड़की है जिसकी पीठ पर बहुत बड़ा काला निशान हो? क्योंकि उसकी बच्ची मुझे गुफा में मिली है। मैं उसकी माँ की तलाश कर रहा हूँ। वो बच्ची मरने वाली है। महाराज, ऐसे इंसान के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताता। फिर भी मैं खुद भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करूंगा। ढूंढो मुखिया, मुझे किसी भी कीमत पर वो लड़की चाहिए, चाहे वो जमीन में हो या आसमान में। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। जी महाराज, मैं अभी ढूंढता हूँ। फिर मुखिया भी तलाश में निकल पड़ता है और महाराज कई जगह खोज करते हैं। मंत्री जी, क्या करें? हम सुबह से तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा कि आखिर उस बच्ची की माँ कौन है। किसी को भी इतना ध्यान नहीं रहता कि वो पूरे गांव की औरतों के पीठ के निशान याद रखे। महाराज, एक उपाय है। क्या उपाय? महाराज, इस गांव की दाई माँ, वही इस गांव में बच्चों के जन्म के वक्त रहती हैं। उसी ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को जन्म लेते देखा है। उसे सभी औरतों के पीठ के निशान याद होंगे। अरे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो दाई माँ के पास चलते हैं। बेकार में मैं इतनी मेहनत कर रहा था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, मुझे अभी ध्यान आया। फिर राजा और मंत्री दाई माँ की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, मंत्री जी, आप इस कुटिया में आपका कैसे आना हुआ? आप तो मुझे राज दरबार में भी बुला सकते थे। दाई माँ, मुझे जल्दी थी, इसीलिए मैं खुद आ गया। मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसकी पीठ पर बहुत बड़ा गहरा काला निशान हो। क्या गहरा काला निशान? महाराज, ऐसा निशान तो हमारे गांव में सिर्फ एक ही लड़की की पीठ पर है। जल्दी बताओ, वो लड़की कौन है? उसका नाम सारा है और उसकी माँ की पीठ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। लेकिन उसकी माँ तो उसके जन्म के समय ही मर गई थी। फिर भी वो निशान मुझे आज तक याद है। मंत्री जी, चलिए, अब तो मिल गई, हमें तुरंत उसके पास जाना चाहिए। फिर राजा और मंत्री माधव के घर पर पहुंचते हैं। महाराज, मंत्री जी, आप यहाँ? तुम्हारी बेटी कहाँ है? उसे तुरंत बाहर बुलाओ। महाराज, मेरी बेटी से क्या गलती हो गई? मैंने तो कल ही उसकी शादी कर दी है। क्या? उसकी शादी हो गई? उसने इतना बड़ा कदम उठाया और शादी भी कर ली? वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारी बेटी माँ बनी और उसने अपनी बच्ची को गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया? महाराज, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी बेटी की पीठ पर जो बड़ा काला निशान है वही निशान उसकी बच्ची की पीठ पर है, और ऐसा निशान सिर्फ माँ बेटी का ही होता है। वो निशान तो सारा माँ की पीठ पर भी था। ये क्या कर दिया मेरी बेटी ने? अब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। माधव वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। जल्दी बताओ, तुम्हारी बेटी की शादी किस गांव में हुई है? बगल के ही गांव में हर्ष नाम के लड़के से मैंने अपनी बेटी की शादी की है। चलो मंत्री जी,
अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्ची की जिंदगी और मौत का सवाल है। हमें किसी भी कीमत पर उसको बचाना ही होगा। राजा और मंत्री वहाँ से निकल जाते हैं। हे भगवान, ये क्या किया सारा तुमने? अब तुम ना ही ससुराल की रही और ना ही इस गांव की। तुम्हारे साथ मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। फिर माथा फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ ही देर में मंत्री और राजा हर्ष के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां बाहर से ही वो दोनों देख लेते हैं कि सारा अपने पति हर्ष और सास मनोरमा के साथ हंस मिलकर बातें कर रही थी। ये दृश्य देखकर राजा महेंद्र सिंह आग बबूले हो जाते हैं। देखो मंत्री जी, कितनी खुश होकर अपने पति से बातें कर रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सच में महाराज, कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई अपनी मासूम बच्ची को मरते हुए छोड़कर इतना खुश कैसे हो सकती है? इतने में ही घर से हर्ष और सारा और मनोरमा तीनों बाहर निकल आते हैं। क्या हो गया महाराज? क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो आपको स्वयं हमारे दरवाजे तक आना पड़ा? गलती हमारी नहीं, तुम्हारी बहू की है, जो बिना ब्याह माँ बनकर एक मासूम सी बच्ची को गुफा में मरने के लिए छोड़ आई। ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कोई बच्ची नहीं है। झूठ मत बोलो। हम तुम्हारी जांच पड़ताल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम्हारी बच्ची की पीठ पर वो निशान है जो तुम्हारी पीठ पर है, इसीलिए तुम ये बात किसी से नहीं छुपा सकती। पर ये कैसे हो सकता है महाराज? मेरी बहू इतनी गिरी नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं मान सकती महाराज। मैं सच कह रहा हूँ और पूरी जांच पड़ताल करके आया हूँ। ऐसी औरत को इसकी सजा जरूर मिलेगी। बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है और ये शादी करके खुशहाल जीवन जी रही है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी चरित्रहीन होगी। मैं तुम्हें 2 सालों से जानता था। तुम्हारे पिता ने जब रिश्ता भेजा था, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा शांत स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसके पीछे ऐसा चेहरा छुपा है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। मेरी बात पर यकीन करो हर्ष, ये सब कुछ झूठ है। ये झूठ नहीं है, महाराज स्वयं आए हैं तो ये सच है, और तुम्हारे रोने से सच नहीं बदल जाता है। हर्ष गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे छी छी छी, कैसी बहू निकली, शादी से पहले ही माँ बन गई। ऐसी लड़की को कौन अपनी बहू बनाएगा मनोरमा बहन? हाँ, ऐसी लड़की को तो जिंदा जला देना चाहिए। ऐसी लड़की पूरे गांव और समाज के लिए कलंक होती है। एक तो माँ बनकर इतनी बड़ी गलती की और ऊपर से अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो और अब इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर राजा महेंद्र सिंह सारा को वहाँ से ले जाने लगते हैं। नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति और अपनी सास को छोड़कर नहीं जा सकती। आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए महाराज। कैसा पति, कैसी सास, चली जाए यहाँ से। जो शादी से पहले माँ बन जाए वो न मेरी बहू है और न ही इस घर की सदस्य। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। राजा महेंद्र सिंह गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और सारा को पकड़कर उसे राजमहल की तरफ ले जाते हैं। कुछ ही देर में वे राजमहल पहुँच जाते हैं। तुम जैसी पत्थर दिल माँ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अपनी बेटी को मौत के मुंह में छोड़ आई। अगर वो बच्ची नाजायज भी होती तब भी वो बच्ची ही थी जिसे तुमने जन्म दिया था। फिर तुमने इतना बड़ा अपराध कैसे किया? मंत्री जी, उस मासूम बच्ची को लेकर आओ। कुछ ही देर में मंत्री मासूम चंदा को लेकर आ जाते हैं। चंदा को देखते ही सारा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। क्या आप भी कहोगी कि ये मेरी बेटी नहीं है? हाँ, यही मेरी बेटी है। आप यही मेरे मुंह से सुनना चाहते थे ना? हाँ, मैंने इसे जन्म दिया था और मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने इसे गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें अब इसकी सजा जरूर मिलेगी। देखो तो बोल कैसे रही हो, जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे महाराज कि इस बच्ची के पिता कौन है? हाँ बताओ, आखिर किस कमबख्त ने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने इस मासूम के साथ ये सब क्यों किया? सारा कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती है। ये उस समय की बात है महाराज, साल भर पहले की। आज जल्दी से तालाब से पानी भर लेती हूँ, उसके बाद घर का बहुत सारा काम भी है। सारा जैसे ही तालाब के किनारे पहुँचती है, तभी वहाँ पर राजकुमार रोहित आ जाते हैं और सारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजकुमार, आप? मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ सारा, रोज तालाब पर पानी भरते हुए, और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। पर
राजकुमार, आप तो राजकुमार हैं और मैं एक मामूली सी मजदूर की बेटी। भला मैं आपसे प्रेम कैसे कर सकती हूँ? ये नहीं हो सकता। नहीं, प्रेम सच्चे दिल से किया जाता है। धन दौलत और मान मर्यादा से ऊपर प्रेम होता है। क्या सच में? हाँ। फिर दोनों घंटों बैठकर प्यार से बातें करते हैं और दिखते ही दिखते 6 महीने बीत जाते हैं। राजकुमार रोहित और सारा का प्रेम दिन पे दिन गहरा होता जाता है। एक दिन सारा घबराई हुई तालाब के किनारे आती है। क्या हो गया सारा? आज तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। राजकुमार, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आप जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ। तो आप मुझसे शादी कब करेंगे? ये क्या? तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने इतने प्यार भरे पल साथ में बिताए हैं, तो मैं गर्भवती क्यों नहीं हो सकती? आप मेरे बच्चे को अपना नाम दीजिए और मुझे अपनाइए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस दिल बहलाने के लिए तुमसे प्यार कर रहा था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। जो लड़की शादी से पहले अपनी मान मर्यादा तोड़ दे, वो शादी के लायक नहीं होती। राजकुमार, अगर आपने इस बच्चे को नहीं अपनाया तो मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? गांव वाले मुझे मार डालेंगे। भगवान के लिए मुझे अपना लीजिए। मेरे लिए राजकुमारियों की लाइन लगी है। मैं किसी राजकुमारी से शादी करूंगा, ना कि तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की से। अब जाओ यहाँ से। फिर राजकुमार रोहित हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं? गांव वाले तो मुझे जान से ही मार देंगे। मैं इस हालत में जी नहीं सकती। मुझे मर जाना चाहिए, नहीं तो मेरे पिताजी का सर शर्म से झुक जाएगा और वह मैं देख नहीं सकती। सारा आत्महत्या करने जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसा क्यों करने जा रही हो? सारा अपनी पूरी सच्चाई बूढ़ी औरत को बता देती है। ये राजाओं का शौक बन चुका है बेटी, तुम चिंता मत करो। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तुम मेरे पास रहो। उसके बाद इस बच्चे को कहीं छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर लेना। क्या सच में अम्मा? हाँ, मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने भी बच्चे को जन्म देकर छोड़ दिया और आज सुखी जीवन जी रही है। एक गलतफहमी के लिए पूरा जीवन क्यों बर्बाद करना बेटी? सारा उसकी बात मान लेती है और उसकी झोपड़ी में रहने लगती है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और सारा एक मासूम सी बच्ची को जन्म देती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें अपना नहीं सकती। मैं बिना ब्याही माँ हूँ। अगर तुम्हें साथ ले गई तो समाज मुझे जीने नहीं देगा, इसलिए मुझे तुम्हें यहीं पर छोड़कर जाना होगा। सारा मासूम चंदा को गुफा में रखकर दरवाजा बंद कर देती है और अपने गांव लौट आती है। तो आप ही बताइए महाराज, आपके पुत्र ने मेरे साथ इतना गलत किया तो मैंने इस बच्ची को त्याग कर अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश की, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? बोलिए महाराज, बोलिए। ये सुनते ही महाराज महेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन सरक जाती है। वो कुछ पल तक कुछ नहीं बोलते। हाँ, ये सच है कि मेरे पुत्र ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर वो दोषी था तो तुम मेरे पास आती, मैं उसे सजा देता। लेकिन इस तरह तुम एक मासूम बच्ची को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। तुम भी एक माँ हो, भले ही तुम्हारे साथ कितना भी गलत हुआ हो, लेकिन ये बच्ची तुम्हारे प्रेम की निशानी थी और मेरे पुत्र ने जो अपराध किया है उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, जाइए, राजकुमार को लेकर आइए। कुछ ही देर में मंत्री राजकुमार रोहित को लेकर आते हैं। जैसे ही राजकुमार रोहित सारा को देखते हैं, उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं इसने पिताजी को सब बता तो नहीं दिया? तुमने इतना बड़ा पाप किया है राजकुमार। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम किसी मासूम लड़की के साथ प्रेम का नाटक करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। क्या ये सच है? माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने इसके साथ प्रेम का नाटक किया था, लेकिन मैं डर गया था। अगर मैं इसे पत्नी बनाकर लाता तो शायद आप मुझे नहीं अपनाते, इसीलिए मैंने इसे ठुकरा दिया। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है राजकुमार। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं बात करता, लेकिन तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। सैनिकों, ले जाओ, इसे आजीवन काल कोठरी में कैद कर दो। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका एक लौता बेटा हूँ पिताजी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो पिताजी। पिताजी, मुझे नहीं जाना काल कोठरी में। मैं ऐसा जरूर करूंगा।
क्योंकि तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह हुई है और एक मासूम बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। तुम राजकुमार हुए तो क्या हुआ, तुम भी एक अपराधी हो और अपराधी को मेरे दरबार में सजा सुनाई जाती है। फिर सैनिक राजकुमार रोहित को पकड़ कर ले जाते हैं। पीछे खड़ा हर्ष ये सारी बातें सुन रहा होता है और सारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैंने तुम्हें गलत समझा था सारा, राजकुमार ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। हर्ष, इसमें सारा की भी गलती है, लेकिन फिर भी कोई माँ इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती कि अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दे। हाँ महाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अपनी बच्ची की परवरिश करना चाहती हूँ। उस समय गांव, समाज और दुनिया से मैं डर गई थी, लेकिन अब नहीं महाराज, अब नहीं। अब मैं अपनी बच्ची को हर हाल में अपनाऊंगी। ठीक है, इस बच्ची को एक माँ की जरूरत है, आज से तुम इसकी परवरिश करोगी। ठीक है महाराज, मैं सारा को अपनी पत्नी के रूप में अपनाता हूँ और इस बच्ची को भी अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। मैं इसका पिता बनूंगा। ठीक है, ये बच्ची मेरे पुत्र का खून है, फिर भी तुम लोग इसे अपना रहे हो, तो फैसला ये है कि जब ये बच्ची 21 वर्ष की हो जाएगी तब यही इस राज्य की महारानी बनेगी। ठीक है महाराज, मैं 21 वर्षों तक इसे आपकी अमानत समझकर एक माँ का पूरा प्यार दूंगी। इसके बाद सारा चंदा को लेकर हर्ष के साथ अपने गांव पहुंचती है। ये क्या, तुम इस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये तो पाप की निशानी है। माँ, ऐसा मत कहो, ये मेरी पत्नी है और ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है, मैं दोनों को अपनाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी औरत और इस बच्ची को मेरे घर में जगह नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें इनके साथ रहना है तो इस घर को छोड़ दो। माँ, मैंने 7 फेरे लेकर 7 वचन दिए हैं और उनमें से एक वचन ये भी था कि हर मुश्किल घड़ी में मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहूंगा, और आज मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ सकता। हर्ष, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम मेरे और मेरी बच्ची के लिए अपनी माँ को मत छोड़ो। नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। चलो चलते हैं। फिर हर्ष सारा और चंदा को लेकर वहाँ से चला जाता है और जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सारा, हर्ष और चंदा एक साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं।